Very good morning, Vijay. Very good morning. Today we are going to continue our discussion on interference and diffraction. हम पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स जो हम पढ़ रहे थे, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका पार्ट होगा, तो इसमें इंटरफेरेंस को समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम पढ़ रहे थे। तो आइए आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा है आपको याद होगा। तो इंटरफेरेंस में हमने देखा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने किया, वहां से बहुत सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए, है ना। आज हम इंटरफेरेंस के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और थ्योरी पार्ट इंटरफेरेंस में आगे बढ़ाएंगे। आवाज सबको क्लियरली आ रही है? माय वॉइस इज क्लियर टू ऑल? All right. So let us start with today's topic. इंटरफेरेंस में सबसे पहले हम देखेंगे बेटे कि यहाँ पर जब आप देखते हो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि the distance of nth bright band from central bright band, आपको याद होगा हमने कल भी इसको देखा था, है ना। yn के फॉर्मूले मैं बार बार इसको रिपीट क्यों करते रहता हूं, ताकि याद रहे। इसका रिवीजन होना बहुत जरूरी है, इसको बार बार बताते रहता हूं। yn इक्वल्स टू होता है n लैम्डा d अपॉन d, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे फॉर डार्क बैंड, ये ब्राइट के लिए था, है ना। उसी तरह डार्क के लिए भी हमने किया, क्या है फॉर्मूला 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, है ना। उसी तरह बैंड विड्थ को हमने देखा, बैंड विड्थ क्या है, लैम्डा डी अपॉन डी, ये बैंड विड्थ होता है। याद आ रहा है सब आपको? क्लियर। उसी तरह प्यारे बच्चों हमने देखा था ये बीटा जो था, सो दिस पर्टिकुलर बीटा इन टर्म्स ऑफ लीनियर और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर भी हम ढूंढ सकते हैं। तो उसी को एंगुलर बैंडविड्थ कहा था हमने, आपको याद होगा, ठीक है। सो एंगुलर बैंडविड्थ थीटा, सो दैट वाज इक्वल्स टू बीटा डिवाइड बाय कैपिटल डी या फिर लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये फॉर्मूला मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसी तरह एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला याद करके रखो। क्या फॉर्मूला है? इट इज yn अपॉन कैपिटल डी, ठीक है, yn अपॉन डी या फिर n लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। उसी तरह हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना, जिसमें मैंने आपको दिखाया किस तरह इंटरफेरेंस में स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न जो फॉर्म होता है ना, तो उसके क्या कंडीशंस है। 8 कंडीशंस हमने देखे, याद है आपको, है ना। सो कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। सो कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस को भी हमने देखा कल। उसके बाद मैक्सिमा टू मिनिमा, है ना, I is directly proportional to amplitude square, ये आपको पता है। तो हमने बोला था कि I1 अपॉन I2 क्या होता है, A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये हमने अब तक देखा। उसके बाद बेटे हमने देखा किस तरह I max अपॉन I mean, I max अपॉन I mean must be A1 plus A2 whole square divided by A1 minus A2 whole square, right? So this is your maximum
to minimum intensity. ओके, उसी तरह ये सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए, जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है, तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था वो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा या cos फाई बोलो आप, वेयर दिस थीटा और फाई जो भी यहाँ पर कंसिडर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, फेज डिफरेंस इसको कहा जाता है। तो ये हमें याद रखना है। यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर दिस पॉइंट? वेरी नाइस। नाउ लेट्स मूव अहेड। आज यहां से थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या आप तैयार हैं? सो लेट्स सी कौन कौन तैयार है। सो टुडे आवर डिस्कशन विल बी ऑन, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ ए थिन प्लेट of refractive index mu in front of slit। ध्यान दीजिए सब लोग, यहां पर हम देखने जा रहे हैं द इंट्रोडक्शन of a thin plate of refractive index mu in front of slit। तो आपका जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर ये इस तरह से दो स्लिट्स हैं और यहाँ पर स्क्रीन है, सब लोग ध्यान दें। और बेटे मान लो कि हमने ये S1 S2 कंसिडर किए हैं दोनों, ठीक है, ये है S1, ये है आपका S2, और इसकी वजह से यहाँ पर सामने जो स्क्रीन आपकी है, ये स्क्रीन है आपकी, और ये क्या है, स्लिट्स है ये, ठीक है बेटे। तो ये स्लिट्स है, ये आपका स्क्रीन है, और इसमें S1 S2 क्या है, सोर्सेस है, सोर्सेस ऑफ लाइट, और यहाँ पर सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, ये सेंटर है। यहाँ पर क्या बनता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड, आपको पता है ना क्या बनता है यहाँ पर, सेंट्रल ब्राइट बैंड। और इस सेंट्रल ब्राइट बैंड के दोनों ओर, इस सेंट्रल ब्राइट बैंड के दोनों ओर अल्टरनेटली ब्राइट और डार्क बैंड्स बनते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक डार्क बनेगा, उसके बाद एक ब्राइट बनेगा, उसके बाद एक डार्क बनेगा, उसके बाद एक ब्राइट बनेगा, है ना। उसी तरह दूसरी डायरेक्शन में भी होगा, यहाँ पर एक डार्क बनेगा, फिर एक ब्राइट बनेगा, फिर एक डार्क बनेगा, फिर एक ब्राइट बनेगा, एंड सो ऑन। ध्यान दीजिए सब लोग। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड के दोनों ओर इस तरह से ब्राइट एंड डार्क बैंड्स बनेंगे, ये हमें पता है। इसी को क्या कहते हैं हम, इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं इसको। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर बना है, तो इस पर्टिकुलर इंटरफेरेंस पैटर्न में सेंटर में क्या है, सेंट्रल ब्राइट बैंड है। अब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा प्लेट ले लिया जो हमने S1 इस स्लिट के सामने रख दिया। ध्यान दीजिए सुन लो जो बता रहा हूं। ये एक ऐसा प्लेट है बेटे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और इसका थिकनेस अगर है T, ठीक है। सो म्यू क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये जो प्लेट हमने यहाँ पर रखा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, और T अगर इसका थिकनेस है, T इज
द थिकनेस ऑफ दिस शीट, ठीक है, ये जो थिन प्लेट या शीट है, इस शीट का थिकनेस अगर है टी, तो ये देखा गया कि इसकी वजह से इसके रास्ते में S1 से जो आने वाले रेस थे, उनके रास्ते में ये प्लेट आने के बाद इसका असर इस इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर होता है क्या, ये देखा गया। ओके, तो इसमें ऑब्जर्वेशन ऐसे आए, तो ये ऑब्जर्वेशन में यहां पर दिखा देता हूं। इसमें ये ऑब्जर्व किया गया, क्या ऑब्जर्वेशन थे, तो यहां पर लिख रहा हूं मैं ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था ये कि अगर ऊपर वाले स्लिट में S1 के सामने अगर इस स्लिट को रखा जाए, तो पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न आपका शिफ्ट हो जाता है। द कंप्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न the complete interference pattern gets shifted, पूरा का पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। ओके, अब ये कौन सी दिशा में शिफ्ट होता है भाई, द कंप्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न गेट्स शिफ्टेड, लेकिन कहां शिफ्ट होता है ये तो इंपॉर्टेंट है। तो ये देखा गया कि अगर ऊपर वाले स्लिट में इसको रखा जाए, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर की दिशा में शिफ्ट हो जाता है। ओके, सो इफ द प्लेट is in front of is introduced in front of upper slit, then the pattern shifts upwards, है ना। तो अगर ऊपर वाले प्लेट के सामने अगर इस प्लेट को रखा जाए, तो पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि अगर नीचे वाले के सामने अगर प्लेट को रख देंगे तो क्या ये नीचे शिफ्ट होगा? बिल्कुल। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था कि इफ द प्लेट इज इन फ्रंट ऑफ लोअर स्लिट, ये अगर लोअर स्लिट में होगा तो पूरा का पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। ओके, देन पैटर्न शिफ्ट्स डाउनवर्ड्स। ऑलराइट, लिख लो फटाफट फास्ट, ये समझ में आया यहां तक? सबको क्लियर है बेटे? ऑलराइट, इसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझसे पूछिए। इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। फास्ट लिखिए, होने के बाद बताइए।
देखिए बेटे, ये क्वेश्चन काफी कॉमन है कि ये पूछ रहे हैं कि यहां से जब बाहर आएगा, यहां से ये रे अंदर गया S1 से, और S1 से जब इस प्लेट में से बाहर आएगी रेस, तो क्या इसका लैम्डा बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्या इसका लैम्डा बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर एयर में था, एयर से ये ग्लास प्लेट के अंदर घुस गया। मान लो ये ग्लास है, तो ग्लास प्लेट के अंदर घुस गया। ग्लास प्लेट से फिर बाहर जब आएगा तो एयर में ही तो आएगा। नहीं समझे? ग्लास में जाने के बाद भले ही उसका वेवलेंथ बदल जाएगा, ग्लास में जाने के बाद भले ही उसका वेवलेंथ बदल जाएगा, लेकिन ग्लास से फिर वो वापस तो निकलेगा ही ना, बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद फिर से जब एयर में आएगा तो फिर से उसका वेवलेंथ पहले एयर में जितना था उतना ही बन जाता है। देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ, देयर इज नो चेंज इन द वेवलेंथ। तो फिर चेंज किसमें हो रहा है जी? तो ये देखा गया कि इसमें जो चेंज हो रहा है, द चेंज इज हैपनिंग इन द पाथ डिफरेंस, है ना? इसका पाथ डिफरेंस बदल रहा है। इसका रीजन क्या, इधर लिख देता हूं मैं। इसका डेरिवेशन भी है बड़ा सा, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है हमें। तो दिस हैपेंस because of the extra path difference. This happens because of the extra path difference in the interfering waves. ठीक है? सो ये क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। इसमें एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है इन द इंटरफेयरिंग वेव्स। ओके, इस तरह। और इसका जो शिफ्ट आता है, तो ये बाद में जाके कैलकुलेट भी कर लिया। तो हमें इसका जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूं कि कितने से शिफ्ट होगा। the distance by which pattern shifts वो जो है, तो वो x, ये देखा गया कि the complete pattern shifts by the amount x is equals to d upon d into mu minus 1 into t। तो ये जो फॉर्मूला है, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन इसका डेरिवेशन हमें करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द शिफ्ट ऑफ पैटर्न ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेट। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट करने की वजह से यहाँ पर इतना शिफ्ट हुआ, जिसमें डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, कौन बोलेगा? व्हाट इज कैपिटल डी? कैन यू टेल मी? यस, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, है ना? सो यहाँ पर आप लिख लो कि कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, और म्यू क्या है, और टी क्या है। कौन बोलेगा? कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। और ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स है ये डी। और म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटे। क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट, वो जो प्लेट है उसका। और टी क्या है?
T is the thickness of the plate, थिकनेस ऑफ प्लेट। तो आपको इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला याद रख लो, आपका काम बन जाएगा। x इज इक्वल टू डी अपॉन डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो यहां पर कभी कभी पूछा जाएगा कि कितना फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। अगर इस तरह से पूछा जाता है तो फिर इसको भी आप कर सकते हो बेटे। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मच इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफियरिंग वेव्स, ओके, सो ये देखा गया कि द एक्स्ट्रा path difference, the extra path difference introduced due to प्लेट की वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है डेल्टा एक्स, एक्स्ट्रा बोलता हूं मैं, एक्स्ट्रा कितना आया है वो, सो दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो कभी कभी अगर पूछा जाए तो ये इस तरह से भी आप इंटरप्रेट इसको कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस आया वो है म्यू माइनस 1 इंटू टी। ग्रेट, तो यहां तक सबके समझ में आया, राइट? तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम S1 S2 में से किसी एक के सामने अगर कोई स्लिट को रख देते हैं, मान लो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और जिसका थिकनेस है टी, तो वहां से जब रे अंदर आता है बेटे, तो ये S2 से आने वाला रे और S1 से आने वाला रे, इनमें एक पाथ डिफरेंस सेटअप हो जाता है। तो ये देखा गया कि कंप्लीट इंटरफेरेंस पैटर्न शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। अगर ऊपर वाले में रखेंगे तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अगर नीचे वाले में रखेंगे तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ये इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके। और फिर हमने देखा कि ये जब हुआ तो ये क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इन द इंटरफियरिंग वेव्स, ठीक है। और उसकी वजह से कितना डिस्टेंस से ये शिफ्ट हो जाता है ऊपर, तो वो डिस्टेंस है डी अपॉन डी इंटू म्यू माइनस 1 इंटू टी, इतना डिस्टेंस सेटअप हो जाता है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है उसको भी कैलकुलेट करके बता दिया म्यू माइनस 1 इंटू टी। इसका डेरिवेशन है लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है सबको? अब आगे बढ़े, चलिए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है, एक एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं अभी हम, जिसका नाम है फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो इसको बहुत ध्यान से सब लोग देखें कि ये फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट आखिर क्या है। ये थोड़ा लंबा एक्सपेरिमेंट है, इसकी शुरुआत आज कर देंगे तो कल खत्म हो जाएगा। बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट,
अब बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमें सीखना होगा कि बायप्रिज्म आखिर क्या होता है। अब बायप्रिज्म, अच्छा प्रिज्म आपको पता है ना? यू नो व्हाट इज प्रिज्म? क्या होता है प्रिज्म, पता है आपको? है ना, प्रिज्म सबको पता है। इस तरह से होता है प्रिज्म। ये प्रिज्म कुछ इस तरह से दिखता है, क्यों भाई? है ना? सही है। तो प्रिज्म में क्या होता है? प्रिज्म में ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिसमें हमने देखा, या ये राइट एंगल्ड प्रिज्म है जिसका एक एंगल राइट एंगल्ड, ये देखो ये एंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा, है ना? सो ये राइट एंगल्ड प्रिज्म इसी को कहा जाता है। ओके, तो ये होता है प्रिज्म। तो अब प्रिज्म क्या है ये तो समझ में आ गया। ये प्रिज्म में कितने साइड है बेटे? देखो, एक दो तीन चार पांच, 5 फेसेस। कितने फेसेस है? 5 फेसेस होते हैं इसको। ठीक है, तो इसको अगर इस साइड से देखा जाए, इस एंगल से जब इसको देखेंगे तब आपको एक ट्रायंगल की तरह लगेगा बस, है ना? तो अब बायप्रिज्म क्या होता है कि जब आप एक प्रिज्म को इस तरह से रखते हो, एक प्रिज्म आप ऐसे रखते हो, ठीक है, और दूसरा प्रिज्म इसके नीचे लगा देते हो उल्टा करके। अब इसको उल्टा कैसे करना है मुझे नहीं पता। ओके, तो दूसरा प्रिज्म, दो प्रिज्म ले लो। ओके, दूसरा प्रिज्म उल्टा करना है हमें और इसके नीचे लगाना है, तो ये चलो मैं उल्टा करके यहां पर लगा देता हूं। तो देखो, ध्यान दो, ये देखो। तो दूसरा प्रिज्म जब आपने इस तरह से लगा दिया तो इसको कहा जाता है बायप्रिज्म। राइट, ठीक है। तो ये सबके समझ में आया बेटे? तो ये है प्रिज्म नंबर 1, ऊपर वाला पहला प्रिज्म और नीचे दूसरा प्रिज्म, इसको कहा जाता है बायप्रिज्म। अब ये बायप्रिज्म करता क्या है तो इसके बारे में देखते हैं, ये बायप्रिज्म करता क्या है। तो सब लोग ध्यान दीजिए, बायप्रिज्म में ये देखा गया कि अगर आप ये इस तरह का बायप्रिज्म अगर होगा आपके पास, देखो सब लोग ध्यान दो, ये जो बायप्रिज्म है, अगर मान लो कि मैंने यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, जहां से बहुत सारे लाइट रेज बाहर निकलेंगे, राइट? तो यहां से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा,
ऐसे जाएगा, दूसरा ऐसे, ऐसे कितने रे ऑफ लाइट यहां से निकल सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना। तो ऐसे बहुत सारे रेज निकलेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे, ऐसे ऐसे, ये देखो, एग्रीड। ये सारे जो रेज है ये यहां से रिफ्रैक्ट होके कुछ इस तरह से आते हैं कि यहां पर रिफ्रैक्शन होके वो ऐसे एक बीम बनाते हैं, इस तरह एक बीम बनता है इनका। और दूसरे साइड में भी ये देखा गया कि दूसरा बीम भी यहां पर इस तरह से बनता है। बहुत सारे रेज इसमें से इधर से भी आते हैं और इधर से भी आता है। तो ऐसा लगता है कि जब यहां से कोई देख रहा है, मान लो इस साइड से, और वो इसको अगर एक्सटेंड करके देखेगा तो उसको ऐसा लगता है कि ये सोर्स यहां पर है, ऐसा इसको लगता है। इस साइड वाला जो बीम है इसको बोलेंगे बीम नंबर 1। तो ये जो पहला बीम है, ये पहले बीम को देखने वाले को लगेगा कि शायद यहां पर सोर्स है, ऐसा लगता है, क्योंकि इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो यहां पर इसको सोर्स है ऐसा लगता है, ठीक है। और ये जो बीम है इसको अगर पीछे एक्सटेंड कर दिया आपने तो ये बीम देखने वालों को ऐसा लगता है कि शायद सोर्स यहां पर है। तो ऐसे दो सोर्सेस यहां पर दिखाई देते हैं, S1 और S2। ऐसे दो सोर्सेस दिखाई देते हैं। एक्चुअली में है क्या? नहीं है। रियल है क्या? नहीं है। तो फिर क्या कहेंगे इनको? वर्चुअल। इसीलिए S1 and S2 are virtual sources। ये सोर्सेस जो दिखाई देते हैं तो इनको कहा जाता है वर्चुअल सोर्सेस। S1 and S2 are called virtual sources। एक्चुअली में सोर्स नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, उसका बायप्रिज्म में से रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह से होता है कि हमें लगता है कि S1 and S2 वहां पर सोर्सेस है। दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट रियल, वो रियल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां पर है। इसीलिए बायप्रिज्म प्रोड्यूसेस वर्चुअल सोर्सेस। तो बायप्रिज्म की मदद से बायप्रिज्म प्रोड्यूसेस वर्चुअल सोर्सेस। इस तरह से वर्चुअल सोर्सेस ये बायप्रिज्म आपका बनाता है। यहां तक सबके समझ में आया? चलो फटाफट इसको ड्रॉ कर लो। मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं आया, ओके, लेकिन आप समझ जाओ। So I hope you have understood this point, ठीक है। ये पूछ रहा है कि पिछले वाला दिखाइए ना सर। अरे वो अभी मैं मिटा दिया उसको। इसका रिकॉर्डिंग देख लेना, जिसका मिस हुआ है रिकॉर्डिंग देख लो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है फिर। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ ए स्लिट के सामने एक कोई प्लेट को इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं इसको देखा, और उसके साथ साथ हमने देखा बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट को भी देखा। तो आज यहीं रुक जाते हैं। आज थोड़ा लेट हुआ था मुझे ज्वाइन होने में, कोई बात नहीं। तो कल इसको कंटिन्यू करते हैं।